मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनौरा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। इसके पूर्व हमने आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावाद के साथ रहस्यवाद, इसको हम पूर्व की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद जो सन 1936 से 1943 तक का माना गया है। सन 1936 में जब छायावाद समाप्त हुआ तो वहीं से प्रगतिवाद की शुरुआत मानी गई। और प्रगतिवाद क्या है, कैसा है, ये हम देखेंगे अब। तो प्रगतिवाद का जो मूल प्रेरणा स्रोत है वह है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। अर्थात कार्ल मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, जिसमें दो प्रकार की विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी वर्ग वाली और दूसरी उनके द्वारा शोषित वर्ग वाली। अर्थात प्रगतिवाद में साम्यवादी विचारधारा महत्वपूर्ण रही। साम्यवाद में समाज के समानता का वर्णन किया गया है, तो वही विचारधारा ज़्यादा इसमें प्रभावकारी रही। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवादी है, अर्थात राजनीति में हम जिन्हें साम्यवादी कहते हैं, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अर्थात जो राजनीति में समाजवाद की हम बात करते हैं, वो अगर साहित्य के रूप में देखी जाए तो वह प्रगतिवाद है। सन 1905 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई। और मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में ये जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, इसमें उन्होंने पाया कि आर्थिक विषमता के कारण समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग, जिसको हम शोषक वर्ग भी कहते हैं, और दूसरा शोषित वर्ग, जिसको हम सरभारा वर्ग कहते हैं, अर्थात जिसका शोषण किया गया। और इस तरह से समाज जो था दो वर्गों में बट गया, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। अब प्रगतिवाद में अर्थ, अवसर और संसाधन के समान वितरण के द्वारा ही समाज की उन्नति पर विश्वास रखा गया। अर्थात ये माना गया प्रगतिवाद में कि यदि समाज की उन्नति चाहिए तो अर्थ, पैसा, अवसर, संसाधन का समान वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूंजीपतियों के पास सारे संसाधन उपलब्ध हों और जो शोषित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके पास कुछ न हो। तो इस बात की, तो इस काल की काव्यधारा में शोषक वर्ग की भर्त्सना की गई, अर्थात शोषक वर्ग को गलत कहा गया, और वहीं शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूति रखी गई। अर्थात जो शोषित था उसके प्रति सहानुभूति रखी गई। और कारण ये था कि उस वर्ग में वर्गभेद इतना ज़्यादा था कि पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहे थे, और गरीब जो कि मेहनत करते थे, जिनके कारण ही पूंजीपति बन रहे थे, वो और नीचे जाते जा रहा था। और यही कारण था कि इस काल में मतलब मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का उदय हुआ, और जिसका प्रभाव हमको साहित्य में भी देखने को मिलता है। इस काल की काव्यधारा में यथार्थ जनजीवन, मानवीय समस्याओं से सीधे साक्षात्कार और शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिशील काव्य का मूल विषय बन गई थी। तो ये मूल विषय साहित्यकारों का हो गया था कि शोषितों के बारे में लिखना, उनकी कठिनाइयों को, उनकी समस्याओं के बारे में लिखना और शोषक वर्ग की भर्त्सना करना। अब इस काल के जो महत्वपूर्ण रचनाकार थे उनके बारे में हम देखें। पहला है नागार्जुन सागर, जिनकी प्रमुख रचना है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली और प्यासी पथराई आँखें। ये इनकी प्रमुख रचना थी। वहीं केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल, ये इनकी प्रमुख रचना रही। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी प्रमुख रचनाओं में हम देखें हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, ये शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचना में से। वहीं त्रिलोचन इनकी प्रमुख रचना है धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये रही। और सुमित्रानंदन पंत,
जिनको प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहते हैं, इनकी प्रमुख रचना थी युगवाणी और ग्राम्या। तो इस तरह से प्रगतिवाद में ये प्रमुख रचनाकार थे और उनकी रचनाएं हैं। कई बार परीक्षाओं में ये पूछी जाती है कि प्रगतिवादी कौन कौन से कवि हुए और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। आगे हम देखेंगे प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिवाद की विशेषताओं में जैसा कि हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि पहली प्रमुख विशेषता थी शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। अर्थात दो वर्ग जो बन गए थे, पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग। तो इन दो वर्गों के प्रति जो भावनाएं थी साहित्यकारों की, वो थी कि शोषकों के प्रति विद्रोह की भावना थी कि शोषक जो वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग है और पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति होता जा रहा है, जबकि मूल मेहनत करने वाले शोषित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, वो वर्ग और गरीब होते जा रहे हैं। उन्हें बड़े बड़े महल मिल रहे हैं तो यहाँ झोपड़े भी नसीब नहीं हो रहे हैं। तो ये एक मूल अंतर दोनों वर्गों में था और जिसके प्रति लोगों में विद्रोह की भावना जन्म लेने लगी और जो शोषित व्यक्ति थे उनके प्रति साहित्यकारों की सहानुभूति देखने को मिलती है। दूसरी प्रमुख विशेषता थी आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। अर्थात समाज जो था, जो दो वर्ग जो थे, उसमें यह माना गया कि आर्थिक और सामाजिक समानता होना चाहिए। अर्थात इसे हम ये कहें कि साम्यवाद का उदय या साम्यवाद का प्रभाव यहाँ पर देखने को हमको मिलता है और ये माना गया कि समाज में सभी चीज़ें समान रूप से सबको, सभी वर्गों को मिलनी चाहिए। तो इस बात पर, समानता पर बल दिया गया। तीसरी प्रमुख विशेषता थी ईश्वर के प्रति अनास्था। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था नहीं थी। ईश्वर के प्रति अनास्था से आशा है कि हाँ, ईश्वर पर तो विश्वास करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा विश्वास इस बात पर करते थे कि जब तक व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करेगा तब तक उसे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। अर्थात केवल ईश्वर पर भरोसा रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति को स्वयं आगे आकर कुछ करना चाहिए। अर्थात उनको कर्म पर ज़्यादा विश्वास होगा। चौथी प्रमुख विशेषता है नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति के स्वर। नारी का जो समाज में शोषण हो रहा था उनके विरुद्ध मुक्ति के स्वर भी देखने को इस प्रगतिवाद में देखने को मिलते हैं। ये प्रगतिवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में है। पांचवी प्रमुख विशेषता है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। अर्थात समाज का जो यथार्थ वर्णन है, यथार्थ वर्णन से आशय कि समाज में जो वर्ग रह रहे हैं उनका जो यथार्थ चित्रण है, जो गरीब हैं उनका बिल्कुल सूक्ष्म और यथार्थ चित्रण, वो यहाँ पर प्रगतिवादी रचनाकारों ने अपने साहित्य में उनको स्थान दिया है कि समाज में वास्तव में यथार्थ में कैसा जीवन व्यक्ति जी रहे हैं। छठवीं प्रमुख विशेषता थी भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। लोग भाग्य के आधार पर बैठे नहीं रहे, बल्कि अगर अपने भाग्य को अगर बदलना है तो कर्म करना पड़ेगा। इस कारण से कर्मवाद की श्रेष्ठता पर इस काल में बल दिया गया है। साहित्यकारों ने भी कर्मवाद को दिया कि अगर आपको अपनी स्थिति बदलना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा और इसकी श्रेष्ठता पर बल दिया। इसी तरह यह भी माना गया कि अगर शोषकों को हटाना है और शोषित वर्ग को उत्थान पे लाना है तो हमें कर्म करना पड़ेगा उनके लिए, चाहे अगर विद्रोह भी करना पड़े तो विद्रोह करना पड़ा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतीकों का प्रयोग। इसमें प्रगतिवाद की एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखने को मिलती है कि इसमें अपनी बात को प्रकट करने के लिए नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया और प्रतीकों के प्रयोग के माध्यम से अपनी बातों को कहा गया ताकि या बात अपनी ठीक से समझ में आ जाए। और अगली प्रमुख विशेषता है व्यंग्यात्मक शैली। इसमें जब बात कही गई तो शैली व्यंग्यात्मक थी, अर्थात व्यंग के माध्यम से कुठाराघात किया गया और इस तरह व्यंग्यात्मक शैली इस समय हमको देखने को मिलती है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न में ये प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता, प्रगतिवाद कब से कब तक का माना गया है और प्रगतिवाद में हम किन दो भावनाओं को देखते हैं, इस बात की बात कही गई। धन्यवाद।